वर्मा जी और मुख्यमंत्री कैंडिडेट डाले दिन उन लोगों के बीच में पहुंचे जिनका कोई सहारा नहीं था। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेते हो क्योंकि समय बहुत हो चुका है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी वाणी को प्रदान करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुप्रीमोदी सुखू जी का इंतजार किया, बल्कि ये भी सुनिश्चित कराया कि आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही यहां से जाए। और देखिए मैंने मुख्यमंत्री जी अपने वादों को निभाने के लिए हम लोग के बीच आप सभी के बीच पहुंच चुके हैं। एक जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत कीजिए, इस्तकबाल कीजिए हम सबके अपने मुख्यमंत्री कोरोना श्री सुखविंदर सिंह सुखू जी का। मैं बचपन सालों मंत्री कर रहा हूं। हमारे सोलन के विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर रमलाल शाही जी का वितरण मंच कराए और आप सभी का मार्गदर्शन करें। क्या फायदा इस आगे से तो हटाओ इधर को। सबसे पहले मां शुक्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब लोगों से माननीय मुख्यमंत्री की ओर से भी क्षमा यात्रा करते हुए हमारी विश्व को जैसा भी कुछ वातावरण था बहुत ज्यादा देर चौकों नहीं कर सकता। दूसरे माध्यम से हमारे सीएम हरियाणा के आ रहे थे, उनके जहां में हम आए और फिर चंडीगढ़ में उतर आपके बीच में आए। एक भगवान जैसे बंदी का आपके बीच में आए सो ग्रेटफुल कि आपके लिए सबसे बड़ी बात कि अगर हम लोगों के नाम नहीं ले सकेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सब लोगों के नाम लेंगे। और इसीलिए मैं सबसे पहले जो हिमाचल के यशस्वी मुख्यमंत्री, इसके बावजूद के प्रकृति की इतनी बड़ी मार के बाद हम लोग इतने वेदर कंडीशन के बाद आप लोगों के बीच में आए, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री का क्षेत्र में आए सभी सम्मान के योग्य बैठे जितने भी हमारे संसदीय सचिव से लेकर माननीय विधायक और जो भी हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और सभी हमारे महान कांग्रेस पार्टी के इतने अच्छे कार्यकर्ता की देर में शामिल किया और इस क्षेत्र के सभी बहनों और भाइयों, हमारे सभी समस्त पार्षदगण और जितने भी दस्ते से लेकर और जो भी हमारे विधायक स्वामी से चंडाल सभी का संबोधन करता हूँ।
बहनों और भाइयों, एक बड़ा महत्वपूर्ण समय हमारी कांग्रेस पार्टी का है आज, जो हमारे इतने कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री का जो सपना था, कभी किसी भी प्रकार से जो त्रासदी हमने इतने दिनों से देखी है, प्रगति की मार देने पड़ी है, जिनमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उन लोगों को अपने कर्मों द्वारा एक सांकेतिक रूप में सम्मानित करना चाहते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑनरेबल सीएम के साथ, परंतु एक संकेत के रूप में इसीलिए हम समय पे आने का अपना प्लान था कि जब हम दोनों डेट तो जरूरी पहुंच जाएंगे, नहीं तो डेट तो नहीं होगा। तो तुम सबको लगातार चंडीगढ़ में 12 क्षेत्रों में हो गई। इसलिए जो भी आज का ये इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें सबसे बड़ी बात जिनके घर बिल्कुल बह गए उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट का फैसला लिया, वो है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी मेरे मन में होता है कि किस प्रकार से उन लोगों को जो बिल्कुल जनमान है या जो लाइन एक प्रकार से बिछेड़ रहे हैं अपने अस्तित्व को, और सभी अपंग ऐसे सभी लोग जिनको आप स्पेशली एबल जिनको बोलते हैं, एक ऐसा स्थान चयनित किया जाए। 3 दिनों से कार्य कल भी लगातार एक साथ संसार की ऐसी जगह चयनित की जाए जहां हम छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी क्लास तक एक ही जगह सब लोगों को शिक्षा दे सके। जैसे उनका एक बहुत बड़ा सपना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री के महोदय में, ऐसे बेसहारा लोगों को, जैसे आप सभी जानते हैं, पहले ही दिन से कुर्सी अपनाने से पहले ही उन्होंने बेसहारा बच्चियों के टूटी गंडी जाकर देखना था क्या समझना है। कई बार आपको बताया भी है और आप सब जानते हैं कि हम कितना ज्यादा काम क्यों करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारी पार्टी नहीं है कि मैं तो कहता हूँ कि पहले दिन जब त्रासदी थी तो माननीय प्रधानमंत्री को कम से कम 1,000 करोड़ अनाउंस करने चाहिए। उसकी बजाय कोई पहले की चीज आगे आ गई थी, फिर पीछे करते करते, और हमारी जो सहायता राशि थी उससे चूंकि जो दिए गए पैसे होने चाहिए आपका वो पहले से थोड़े आगे जो दिन तो जनपद में इस अगले 2 महीने पहले दी। ऐसी ही कांग्रेस पार्टी की भावना नहीं। अगर तो कुछ कहा है जो गारंटी दी है बहुत धीरे धीरे धीरे, इसके बाद हमें बहुत सी सिद्ध है आपका के बाद बहुत सी चीजें बेहतर भी आ रही है, तब भी हम धीरे धीरे पूरा करना बजट बच रहे हैं और करेंगे। इसके बाद जितनी भी सुविधाएं हमने सोची है कोई भी गारंटी नहीं होगी जो हमारे कार्यक्रम में होगी, योजनाओं आपके बीच में आएगी, ऐसा मेरा मानना है। हम सब लोग एक बार बहुत अपने माननीय मुख्यमंत्री का अभियान करते हैं, तो उसके बावजूद भी आप लोगों को दर्शन करके आपकी यात्रा से धन्यवाद कैसे होगी संभव। यहाँ तक कि जब हम हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर में आ रहे थे तब भी बहुत बड़ा मौसम खराब था और बड़ी भारी वर्षा के बीच में हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट को उतरे। इसलिए एक बार पुनः मैं आप सब लोगों से क्षमा की मांगता हूँ, आप धीरे यहाँ पर और आशा करता हूँ कि इसी जोश से हमारी पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। हम पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्यकर्ताओं का एक नया जोश पैदा करेंगे। आप देखेंगे कि शीघ्र ही अच्छे नतीजे हमारे सामने रहेंगे 2 या 3 दिन के बाद, और एक अच्छी कार्यकर्ताओं में शक्ति का संचार होगा, ताकि जो हमारी योजनाएं हम अपने पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आपके बीच में शीघ्र ही अपना संदेश देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। आपका बहुत बहुत आभार सर। पूरे सम्मानित मंच से क्षमा चाहेंगे कि आप सभी का अलग अलग इस्तेमाल नहीं कर सके, समय की कमी है। और इससे पहले कि हम सभी अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, आप सभी से एक निवेदन रहेगा कि जिस तरह सुभाषय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने
मुझे चेहरों पर रौनक ला दी है और स्टार्टअप 680 करोड़ रुपए की जो कुछ ही दिन पहले आपके सामने रखी गई है, अनेक परिवारों को रोजी रोटी का रास्ता उससे मिलेगा। आपसे गुजारिश रहेगी कि जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेशवासियों के लिए लेकर आते हैं, आप अपने जानने वालों तक उन योजनाओं को पहुंचाएं जरूर, क्योंकि आपका एक जानकार हो सकता है कई परिवारों को रोशन कर दे। और इससे पहले कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, डीसीसी सोलन और जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से ये फूलों का हार माननीय मुख्यमंत्री और सभी गणमान्य अतिथियों के लिए आप ऐसे ही महकते रहें और आपकी महक पूरे प्रदेश को महकाती रहे। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के अस्पताल के लिए स्वागत अभिनंदन करिए। आप सभी के सहयोग से, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाना है कि 2026 तक हिमाचल को पूरी तरह ग्रीन एनर्जी राज्य बनाया जाएगा और आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल की तस्वीर पूरे देश के लिए आदर्श होगी। मेरी करबद्ध प्रार्थना, विनम्र निवेदन, हम सबके लोकप्रिय अब्दुल अजीज, पूरे प्रदेश में एक नई राह दिखाने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कीजिए। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, तकरीबन 12 बजे का ये कार्यक्रम था और हम 5 घंटे लेट से आ रहे हैं। मैं जानता हूँ दूर दूर से, गांव से हमारे साथी आए हैं, हमारे परिवार के लोग आए हैं और गाय भैंस सच्ची होती है, गाय दूने का भी समय हो गया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ इतनी देर से आ रहे हैं। मैं इतनी देर से आने के लिए मैं आपसे माफी चाहते हैं। सम्मानित हिमाचल सरकार में मंत्री श्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, सम्मानित हिमाचल सरकार में सीपीएस राम कुमार जी, संजय अवस्थी जी, हमारे के.एन. ठाकुर जी जो आजाद विधायक है, श्री विनोद सुल्तानपुरी जी, हमारे सुनील शर्मा जी, अरुण शर्मा अध्यक्ष बघार बैंक, मुकेश शर्मा अध्यक्ष जोगिंद्रा बैंक, शिव कुमार जी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, जैनब चंदेल जी महिला अध्यक्ष, राहुल ठाकुर जी महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री दयाल प्यारी जी प्रदेश कांग्रेस सचिव, हरदीप बाबा जी इंटक के अध्यक्ष, सुरेंद्र सेठी जी महासचिव, जतिन साहनी जी, विकास कांटा जी, हमारे पूर्व में रमेश ठाकुर जी और सभी सम्मानित उषा जी, सभी सम्मानित मेयर ग्रोवर जी, सब लोग जो मंच पर विराजमान है, अरुण शर्मा जी हमारे पूर्व, अरुण चौहान जी जो पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है, एनएसयू के राज्य के अध्यक्ष हमारे चतर सिंह जी और मंच पर जितने भी हैं उनका सबका नाम गाते हुए दूर दराज से है हमारे सभी आपदा प्रभावित परिवारों के लोग। आप जानते हैं 1 वर्ष पहले हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और एक ऐसी सरकार बनी जो कर्जों के बोझ के नीचे दबी हुई थी। किस प्रकार प्रदेश को चलाना है, कहां से साधन पैदा होंगे, किस प्रकार जो हमारे दिनचर्या का खर्चा है उस खर्चे को कहां से पूरा करना होगा। सत्ता बदली और कर्ज का बोझ सारा हिमाचल प्रदेश की जनता और हिमाचल प्रदेश की सरकार पर है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल के लोगों का, हिमाचल के कर्मचारियों का, हिमाचल के अधिकारियों का कि उस चुनौती का हमने दृढ़ता से सामना किया और जो लड़ाई कर्ज की हमारे साथ की पास थी उसका हमने युद्ध की तरह लड़ा। आज हम उस दिशा में थोड़ा आगे बढ़े।
ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमने जो लोगों से कहा था उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़े और हमने अपने बजट में उस दिशा को अपना तय किया। हमने कहा हिमाचल प्रदेश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा, कभी भी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा अगर ये रूटीन की सरकार की तरह हम चलाते थे। और हमने हमेशा कहा कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करनी होगी। 40 वर्षों से जो रूटीन की सरकार चलती आ रही थी, एक सरकार जाती थी, दूसरी सरकार आती थी और इस प्रकार परिवर्तन होता चला जाता था। मुझे खुशी है कि 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है और हमने सभी विभागों में जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है वो अब आगे बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये पहली ऐसी सरकार थी जो आप परिवार के लोगों की दुआओं से सत्ता में आई और मैं एक आप परिवार से उठकर जिसके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं था, मैं आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा तो मेरे मन में हमेशा ये पीड़ा रही कि हमें समाज के उन वर्गों तक पहुंचना है जिन वर्गों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती। इस दृष्टि से हमने सबसे पहले सबसे बड़ा खुद का कार्य बच्चों के लिए किया। जो बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उनका जीवन में कोई नहीं है, उनके लिए किस प्रकार सरकार साधन उपलब्ध करवाए। इस दिशा में बढ़ते बढ़ते आज मुझे खुशी है कि मैं जब मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले जो परंपरा थी कि सचिवालय में जाकर अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक होती थी, हमने उस परंपरा को तोड़ा और शिमला के बालिका आश्रम में गया। वहां मैंने उनसे कुछ सीखा और 10 महीने बाद हिंदुस्तान में पहला ऐसा कानून बनाया। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं बना। जो भी बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उनके लिए हम मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना लेकर आए। क्या है ये योजना? ये योजना ये है कि कोई भी बच्चा जो अनाथ हो चुका है, अगर अनाथ आश्रम में पढ़ता है, अपने चाचा जी के पास रहता है, अपने मामा जी के पास रहता है या अपने रिश्तेदारों के पास रहता है, पैदा होने से लेकर 27 वर्ष तक ये बच्चे, इन बच्चों का ख्याल सरकार रखेगी और इन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। आज खुशी इस बात की है तकरीबन 4000 बच्चों को हिमाचल सरकार 18 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको 4000 रुपया हर महीने पॉकेट मनी दे रही है और जो 0 से 18 साल के बीच में है उन्हें 2500 प्रत्येक महीने पॉकेट मनी दे रही है। केवल पॉकेट मनी से काम नहीं चलने वाला था। 18 साल के बाद बच्चा पढ़ना चाहता है, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहता है, हमने कहा किसी भी क्षेत्र में चला जाए वो निश्चित रूप से उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी और उसके हॉस्टल का खर्चा भी सरकार उठाएगी और उसकी जो घूमने के खर्चा होगा वो भी सरकार उठाएगी। इस पुण्य काम के साथ हमने अपनी पहली योजना को धरातल में लाया। दूसरी हमारी सरकार की पहली प्रायोरिटी थी, हमने कहा था अगर सरकार बनेगी तो जितने भी सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का जो वादा किया था उस ओल्ड पेंशन स्कीम को आर्थिक तंगाई और बजाने के बाद हमने उसे लागू किया और इस समय 500 के करीब जो कर्मचारी 2715 रुपया एमपी के थ्रू मिलता था, अगर वो एमपी में रहते तो 2500 और 3000 रुपया मिलना था। हमने उनको 30 और 35,000 रुपए की ओल्ड पेंशन स्कीम बनाकर ये संवेदनशीलता सरकार ने अपनी प्रकट की है। ओल्ड पेंशन से क्या मतलब है हमारा? ओल्ड पेंशन से मतलब ये है कि जो सामाजिक दृष्टिकोण और मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए, बुढ़ापे में जो एक किशोर उनके पास आनी चाहिए, वो कहीं किसी और की तरफ न भागे।
अगर आपके पास इकट्ठा पैसा एफडी के तौर पर मिलेगा, परिवार में कई प्रकार की समस्या आती है, बच्चा बिजनेस करना चाहता है या कोई और बिजनेस करना चाहता है, वो सारा पैसा खर्च कर देता है। अब जिसने भी कर्मचारी और अधिकारी होते हुए प्रदेश में विकास की गाथा लिखी हो, जितने शिक्षा संस्थान बने हो, हेल्थ के इंस्टीट्यूशन बने हो, सभी इंस्टीट्यूशनों में कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों के कहीं ना कहीं नोटिंग होगी या साइन किए होंगे। इनको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का देना, इतनी आर्थिक तंगी के बाद भी ये फैसला करना हमारे दृढ़ निश्चय को दोहराता है कि हमने अपनी सरकार की पहली गारंटी योजना को पूरा किया। इसके बाद हमने कहा कि 680 करोड़ रुपया हमारी गारंटी योजना में था। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो युवा है वो अपने रोजगार का साधन खुद पैदा करे। 680 करोड़ की पहली गारंटी योजना का प्रथम चरण ई टैक्सी के रूप में आज उसको शुभारंभ कर दिया गया है। तकरीबन 200 के करीब लोगों ने ई टैक्सी के परमिट के लिए अप्लाई किया है। क्या है ये योजना? इसके तहत अगर कोई व्यक्ति एक गाड़ी 20 लाख रुपए की खरीदता है, हमारी सरकार उसको 10 लाख रुपए का अनुदान देगी और उसके अलावा उसकी गाड़ी को फ्री करने के लिए और उसके हर महीने जेब में 20,000 आ जाए, उस गाड़ी को फ्री करने के लिए 3 साल की एश्योरेंस गारंटी भी देगी कि 3 साल के बाद उस इलेक्ट्रिकल व्हीकल को फ्री कर दिया जाएगा। इस योजना का प्रथम चरण शुरू हुआ है। आने वाले समय में इसी योजना का एक दूसरा चरण भी आने वाला है। तीसरी योजना, आज हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछली जो 5 साल सरकार से कम करके रह रही है, इनकी गलतियों के कारण आज हम दूसरे स्थान से क्वालिटी एजुकेशन में 18वें स्थान पर पहुंच गए। 5वीं का बच्चा दूसरी कक्षा का पाठ में नहीं पढ़ सकता। ये हालात इस सरकार ने 5 सालों में की और आने वाले एकेडमिक सेशन में हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़े और हमने कहा कि जितने भी स्कूल है, पहली कक्षा से जो सरकारी स्कूल है उसमें इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। पहली कक्षा से जो भी प्रिंसिपल स्कूल का होगा वो अपने स्कूल की ड्रेस को तय करेगा। कोई राज्य से कोई दिशा निर्देश नहीं आएगा। एक ही कैंपस में अगर प्राइमरी स्कूल चल रहा है, उसी कैंपस में सेकेंडरी स्कूल चल रहा है, उस एक कैंपस का एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ताकि एक प्राइमरी स्कूल में अलग खिचड़ी बनती है और सेकेंडरी में एक ही कैंपस में दूसरी खिचड़ी बनती है। हमने कहा ये भी परिवर्तन करने की जरूरत है। एक ही जगह छोटे बच्चे से लेकर सबके लिए जो मिड डे मील है उसको एक ही जगह बनाया जाएगा। और आने वाले समय में एजुकेशन विभाग में हम गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर की भी नियुक्ति करने जा रहे हैं। जिन स्कूलों में टीचर नहीं होते उन स्कूलों में हम गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगले सेशन से हम एकेडमिक जो बच्चों की प्राइमरी शिक्षा है, जो बच्चों की हाई स्कूल की शिक्षा है, जो बच्चों की सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा है, उस दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब बच्चा पढ़कर निकले तो गौरव से महसूस करे कि मैं +2 पढ़ा हुआ, ग्रेजुएट करा हुआ, PhD करा हुआ हिमाचल प्रदेश का बच्चा हूँ और अच्छी जानकारी देकर जब वो निकलेगा तो जीवन की किसी भी राह में वो असफल नहीं होगा। इसके अलावा कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के तरह तरह की राजनीतिक बातें करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, सोलन में 400 घर, 377 के करीब घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए, 500 के करीब घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। इस आपदा से सोलन में तकरीबन 8,700 के करीब लोगों को नुकसान हुआ। कईयों की फसलें बह गई, कईयों के पशु इस छोड़कर को चले गए। इस सब स्थिति से कैसे निपटा जाए? विधानसभा में प्रस्ताव आया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रस्ताव लाया, हमने उसको सरकारी प्रस्ताव का संकल्प दिया और जब उस सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा हुई 3 दिन तक,
हमने सोचा भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े होंगे और तकरीबन ये तो कहेंगे ही कि हम इस आपदा के समय उन आपदा प्रभावित वालों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपना एक एक पाई जोड़कर अपना आशियाना खड़ा किया था, उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये नहीं खड़े हुए। और आज तक मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो भी हो रहा है, आज तक भारत सरकार से जो हमें आपका राहत मिलनी चाहिए थी, वो स्पेशल पैकेज और किसी पैकेज के रूप में आज तक हमें नहीं मिली। हमारे पास साधन कम थे। हमने फैसला किया, हम जानते हैं गरीब की पीड़ा क्या है, हम जानते हैं गांव के लोगों के दर्द क्या है, और हमने प्रत्येक आपदा प्रभावित के लिए 4500 करोड़ रुपए का स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित किया। और उस आपदा प्रभावित परिवारों के लिए हमने ये कहा, नियमों में बदलाव कर दिया। पक्के मकान के लिए 1,30,000 रुपये मिलता था, हमने कहा नहीं, 1,30,000 से तो आजकल घर क्या बनेगा, वाशरूम भी नहीं बनता। हमने उसको बढ़ाकर नियमों में परिवर्तन करके 7 लाख रुपया किया। कच्चा घर उठने पर 5,000 का मिलता था, हमने उसको 20 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया। और आज इसी संदर्भ में मैं सोलन में इस आपदा राहत को, जिसको बढ़ाने का दायित्व हमारे कर्नल दलीराम चांडिल और यहाँ क्षेत्र के चारों विधायक रामकुमार जी, संजय बस्ते जी, विनोद सिंह जी, के ठाकुर जी के जिम्मे है, उनको हमने कहा कि जो घर टूट चुका है पूरी तरह, उसको पूरी तरह से आपने बनाना है। 7 लाख में से आप 3 लाख की पहली किस्त हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा उसे पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन 280 रुपये प्रति सीमेंट की बोरी उपलब्ध करवाएगी। यह सरकार की संवेदनशीलता दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 1 महीने से देख रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कर्जा उठा लिया, कर्जा आपने उठाया, बहुत हम रहे हैं। 75,000 करोड़, 10,000 करोड़ और 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा हम पर छोड़ दिया, भुगतना हमें पड़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, हमने कर्जा उठाया अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, और अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में हमने सिर्फ 4100 करोड़ रुपए का लोन लिया है, और इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी लिमिट सिर्फ 6600 करोड़ है। जो हमने पेंशन दी उसके 1780 करोड़ रुपया भी हमारा कर्जे में काट के रख दिया, और जो ओपीएस के 2000 करोड़ एनपी में जमा है वो भी देने से मुकर गए। लेकिन इन सब चुनौतियों का हम सामना करेंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं, 4 साल 2027 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनेगा। हम अपनी 3 गारंटियां पूरी कर चुके हैं। आने वाले जो 3 महीने हैं उनमें और गारंटियों को भी पूरा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें पैसा कैसे मुहैया करना है। पिछली सरकार ने कभी कोई पैसा मुहैया नहीं किया। 75 साल में हमने अभी तक 1100 करोड़ रुपए की मुहैया कर ली है। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज आप लोग जो आए हैं, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, कुछ लोग राजनीति में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आए हैं, और हम सत्ता में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं आए हैं। मैंने कई बार कहा है कि हम सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन का ही नमूना है कि 6 घंटे विचार करने के बाद भी दूर दराज से आए हमारे ग्रामीण भाई आज इस प्रतीक्षा में है कि कोई सरकार में आपकी सुनने वाला बैठा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में 4 वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, और गांव के हर दरवाजे तक सरकार की विकास की रोशनी